Preview. आदाबर से प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे इस चैनल में आज इस प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान हैं वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सारा महाराष्ट्र उन्हें ऋषिकेश कांबड़े के नाम से जानता है और उनका साहित्य में काम तो है ही, लेकिन सामाजिक काम और समाज में चल रहे हालात पर उनकी जो नज़र है वो अक्सर हम उनसे बातचीत करते रहते हैं। आज से 7 साल 8 साल पहले हमने उनका एक इंटरव्यू किया था और उन्होंने उस इंटरव्यू में हिंदुस्तान का भविष्य, हमारे भारत का भविष्य में क्या क्या होने वाला है वो कहा था और उसमें से 99% बातें वैसे ही हो रही है जैसे उन्होंने कहा था कि ऐसा होने वाला है। आज 7 साल के बाद फिर हम उनके साथ में हैं और आज का जो भारत के जो हालात है, जहाँ नफ़रतें परोसी जा रही है, इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है और एक ऐसी सियासत ने जन्म लिया है जहाँ पर हमारा संविधान को भी कभी कभी ऐसा लगता है कि पीछे छोड़ दिया जा रहा है। इन सारे मुद्दों पर आज उनसे हम बात करेंगे। सर, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मुल्क के हालात और जिस तरह नफ़रतों का बाज़ार गर्म है, नफ़रतें परोसी जा रही है, हर नए रोज़ अखबारात की हेडिंग और चैनलों में किसी न किसी विशेष धर्म विशेष के लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ होती दिख रही है। ये बात आपने 7 साल पहले, जैसे मैंने कहा हूँ, आपने बताया था कि इस तरह होने वाला है। अब हम जहाँ पर खड़े हो गए हैं, यहाँ से हमारा रास्ता किस तरफ जाने वाला है? ये देखिए, आपने मेरा इंटरव्यू लिया था 7 साल पहले, तो उस समय भी मैंने ये बात बताई थी, अगर सियासत तानाशाही के साथ या तानाशाही के झुकाव में आ जाएगी तो पूरी दुनिया में इस मुल्क का 1950 से जो रवैया रहा था या इस मुल्क की जो प्रतिमाएं थी पूरी दुनिया में, ये बिगड़ने की संभावना है। ये मैंने तो कहा था। ऐसा है कि जिस तरीके से वे आए वह तरीका ऐसा था कि कानूनन लोकतंत्र के आधार से लोकतंत्र को साथ में रखकर ये पूरा बदलाव लाएंगे। सबसे अहम बात ऐसे है कि कौन सी जड़ें हैं कि जिस जड़ों से ये पूरा मुल्क, भारत देश, समूचा राष्ट्र ये तहस बहस होने वाला है। वे बताने के लिए लोकतंत्र की भाषाएं करते हैं, लेकिन उनकी करतूक ये तानाशाही की ओर जाने वाली ही है। ये आपने पहले ही बताया था सर। तो जिस तरह सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहलाने वाला हमारा ये भारत मुल्क, जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ एक संविधान है, जहाँ पर हर इंसान को बराबरी का हक दिया गया है संविधान में, वो सारी बातों को बाजू में रखकर जो कुछ हो रहा है वहाँ पर अपोजिशन भी तो नहीं हो रहा है ना सर? ऐसा है, अपोजिशन उन्होंने पूरा दबोच लिया है, पूरा का पूरा। यह है कि संविधान के तरीकों के साथ वे सत्ता में बने हैं और इतना मेजॉरिटी मिलना, जिसे क्या कहा जाता है, मराठी में तो राक्षसी मेजॉरिटी कहा देती है। तो अगर ऐसा हो तो जीवन के सभी क्षेत्रों को वे दबोच लेंगे। ये तो हमें पहले भी पता लग रहा था। चाहे संविधान ने जिन जिन लोगों को अधिकार दिया है, सबसे अहम बात ऐसी है कि जब
आपका एक्सप्रेशन जो है, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य जिसे कहा जाता है, वो अगर पूरी की पूरी अपने हाथों में लिया जाए तो तानाशाही के अलावा दूसरा कुछ नहीं होता। उन्होंने मजहबी झगड़े लगाए, उन्होंने, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे मैं केवल बीजेपी की गवर्नमेंट है इसलिए नहीं कह रहा हूँ, चाहे बीजेपी के अलावा दूसरी कोई गवर्नमेंट अगर होती और उनका रवैया, उनका तरीका इसी तरह का अगर रहता तो भी मेरे जैसा आदमी उस सियासत के खिलाफ। जी, मैं समझ रहा हूँ। इनकी सबसे अहम बात कैसे है, एक शायर ने, मराठी शायर ने एक हिंदी पोएट लिखी थी, तो उसने ये लिखा था कि भाई देखो, संसद के पादान पर कोई रखता है माथा, संसद के पादान पर कोई रखता है माथा तो डर लगता है दिल मस्तिष्क में, कहीं संसद द्रौपदी न बन जाए कृष्ण के बिना। श्रद्धा में बैठी हुई थी कभी की पुतना मौसी, ले जाती है पूंजीवादों के घर में, सिसक सिसक कर रोता भी नहीं यह मजदूर, इसी के पसीने का समंदर गायब तो नहीं किया गया संसद पादान के नीचे। मैं ढूंढ रहा हूं उस सर को जिसने अपने माथा अर्पित किया था पवित्र पादान को। मुझे लगता है इस मुल्क के हर इंसान, चाहे किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो या संप्रदाय का हो, मुझे लगता है उसकी सोच इसी तरह की होगी। सर, मेरा सवाल ये है कि जब हम सब ये जानते हैं और आप जैसे सोच रखने वाले, सेकुलर सोच रखने वाले बहुत सारे लोग आज हमारे भारत में हैं, तो कोशिश क्यों नहीं हो पा रही है कि इस सोच को रोककर जो हमारे ओरिजिनल, हमको जो हमारे संविधान ने अधिकार दिए, संविधान के हिसाब से चलने के वास्ते देश के लिए जो रास्ता बताया गया, उस पर चलने के लिए कहीं जिस तरह की आवाज़ें उठनी चाहिए वैसी आवाज़ें उठ नहीं रही है। ऐसा है, लोग यह सोच रहे हैं कि इससे रास्ता कैसे निकालें। अगर कोई उनके खिलाफ बात करता है, सियासत के खिलाफ बात करता है, तो उसे देशद्रोही कहा जाता है। और जिनको इस मुल्क से लगाव है, समाज से लगाव है, ये देखिए, अगर बाबा साहब ना होते, हमारे पास कितने मजहब है? 7 मजहब है, प्रमुख मजहब, मुसलमान, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, सिख है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, जैन है, हाँ, और पारसी है। ये प्रमुख 7 मजहब है। 8000 जातियां हैं वैदिक धर्म में, धर्म से जुड़ी हुई है। तो ये जिसे मेन 7-8 मजहब, कई 8,500 जातियाँ, 25 संप्रदाय, 25 पंथ है, ये सभी को अगर एक जुड़ाव से रखता है तो हमारा संविधान रखता है, बाबा साहब के बदौलत। अगर बाबा साहब संविधान करता नहीं होते, यही गुलदस्ता है और यही तो खूबसूरती है हमारे भारत की। बिल्कुल बिल्कुल। मजहब जितने हैं, जातियाँ जितनी हैं, उतनी भाषाएं हैं। उस भाषाओं से इतना लगाव है लोगों का। अगर आप भारत के अभी के दक्षिण हिस्से में जाए, दक्षिण इलाके में जाए, दक्कन के, तो उनकी भाषाओं का जो जुड़ाव है वही इतना है कि वो अहंकार में भी बदल जाता है। तो ऐसे होते हुए भी ये संविधान सभी जातियों को, सभी मजहब को, सभी संप्रदाय या बांध के रखा हुआ है, और ये नस धस करने की कोशिश है सर। अब चल रही है। जी, अभी देखिए कि नौजवानों की लेकर के देखेंगे कि बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है, नौकरियां नहीं मिल रही है, और किसानों को जिस तरह का दाम मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। किसान सड़कों पर है, नौजवान सड़कों पर है, लेकिन फिर भी हुकूमत के कान पर जूं नहीं रेंग रही है।
क्या वजह है? क्या है कि हुकूमत को पूरा मुल्क पूंजीवादों को अर्पित करना है। जिन लोगों ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री को 1914 में पूरे के पूरा पैसा लगाया हुआ है, तो वो तो इतने ईमानदार है हमारे प्रधानमंत्री कि जो पैसा उन्होंने दिया है तो उससे दुगना चौगना तो देना पड़ेगा। तो दुगना चौगना नहीं, 100 या 1000 गुना उनको देने की सोच हमारे प्रधानमंत्री रखते हैं। कितना उदार आदमी है, कितना बड़ापन है। चाहे इस मुल्क की पूरी धमनियाँ बंद हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन पूंजीवादी खुले रहने चाहिए। इतना बड़ापन, इतना बड़ा उनका दिमाग। और सर एक सवाल ये पूछना बनता है कि जिस तरह हमारे जो देश की संपत्ति थी, हमारे फैक्ट्रीज थे, हमारे ऑर्डिनेट फैक्ट्री थी, जो हमारे बहुत सारे जो कांग्रेस ने और 70 साल से बना के रखी थी, उसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। और उसकी वजह से जहाँ पर उन संस्थाओं में रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन खुद ब खुद कम हो जाएगा, एक ऐसी बातचीत चल रही है। भाई बात ऐसी है कि 1932 में गांधी जी और बाबा साहब ने जो पूना करार किया, उस पूना करार के बदौलत इस मुल्क के जो डाउन ट्रोडन्स हैं, जो कई सालों से सामाजिक कारावास में थे, उनको मुक्ति दिलाने का करार, कॉन्ट्रैक्ट अगर कौन सा हुआ हो तो पुणे करार है। उसकी बदौलत ये डाउन ट्रोडन को राजनीति रिजर्वेशन मिल पाया, सीटें मिली। उनकी वजह से शिक्षा में या नौकरी में उन लोगों को हिस्सा मिला। और ये हिस्सा इस मुल्क की जो सिस्टम चलाने वाले जो हमारे आरएसएस के भाई हैं, उनको पहले से ही ये पसंद नहीं था। उनको संविधान ही मंजूर नहीं, जो संविधान लोकतंत्र की भाषा करता है, लोकतंत्र की मूल्यों पर चलता है, ये लोकतंत्र के मूल्य उनको पसंद नहीं है पहले से। 1950 को जब प्रजातंत्र शुरू हुआ तो आरएसएस के जो उस समय के सरसंघचालक थे, तो उन्होंने ये कहा था, गोलवलकर गुरुजी ने, कि एक अछूत नहीं लिखा हुआ संविधान हमें मंजूर नहीं है। उनका पंचजन्य जो मुखपत्र था, उस पंचजन्य में उन्होंने लिखा था कि एक अछूत नहीं लिखा हुआ ये संविधान हमें मंजूर नहीं। सबसे अहम बात है ऐसी है, कुछ जानवर को वे प्रेस्टीज देंगे, कीमत देंगे, उस जानवरों को आदमी से ज़्यादा इज्जत देंगे। ऐसे धर्म ग्रंथ उसको ये करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, लेकिन इंसान को जानवर से भी बदतर बर्ताव करेंगे। जिनकी महज़िबी सोच ऐसी हो तो वो लोकतंत्र की भाषा कैसे समझ जाएंगे। तो हमारे ये आरएसएस के जो हमारे भाई लोग हैं, मैं उनको कोई शत्रु नहीं मानता हूँ। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि वे भी इसी मुल्क में पैदा हुए हैं। बीच में मैंने मान्यवर सरसंघचालक मोहन भागवत जी से एक पत्र लिखा था कि ये जो माहौल बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री की ओर से, आपने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, ये तस धस ना हो जाए ये मुल्क, ये राष्ट्र, इसकी सोच करें और उनको कुछ समझ दें, बात करें उनसे। सर जो चौथा स्तंभ हम बोलते हैं मीडिया का, मीडिया को आजकल का जिस तरह मीडिया बिहेव कर रहा है या जिस तरह हमारे लोगों तक पहुंचा रहा है न्यूज़, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं आज? अरे भाई, ऐसा है कि इस मुल्क का मीडिया ये पूरा का पूरा, जिसे क्या कहते हैं मराठी में, रंडवा कहा जाता है, कि जिसका पति मर चुका है और वो भी ऐसे संत तुकाराम बोल के महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत हो चुके हैं,
तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी अभंग की। उन्होंने जो लिखा है उसको अभंग कहा जाता है। तो हमारा मीडिया कैसा है देखो, ये जैसे संत तुकाराम जी ने कहा कि मेली याचा रांडा इच्छिते लेको, हालांकि उसका मर्द मर चुका है लेकिन उसे लगता है कि मुझे बच्चा होना चाहिए। अच्छा, तो इस देश का, इस मुल्क का जो मीडिया है ज़्यादा तौर पर 90% ये इस तरह के बिहेव कर रहा है। पूंजीवादियों ने उनको खरीद लिया है। और ये मुल्क में कई बार मैं कह चुका हूँ कि यह मुल्क जो है ये मेंटली गूंगा है। मेंटली आज से नहीं, कई वर्षों से उसे अगर देव देवताओं की कथाएं अगर टीवी पे दिखाई दिया जाए तो ये सोच नहीं करता कि मैं भूखा हूँ, मेरे जैसे दूसरे भूखे हैं, चलो एक दूसरे भूखे इकट्ठा होकर कुछ उठाओ करे, ये नहीं सोचता। ये मेरे ईश्वर ने ये कहा, मेरी ये जो ईश्वरी है इस तरह का बर्ताव करती है। और सभी के सभी देव देवता इतने हिंसक हैं जो बताए जाते हैं टीवी पर, इतने हिंसक हैं, तो भी इस मुल्क के जो गूंगे लोग हैं, मेंटली गूंगे, उसे बदलाव नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, लोकतंत्र की कोई सोच नहीं, आजू बाजू के लोग कितनी और कैसी जिंदगी गुजार रहे इसकी सोच नहीं। और सबसे अहम बात ऐसी है, मजहबी अगर कोई आह्वान किया जाए, गर्व से कहो, चाहे वो भूखा रहे, लेकिन वो मजहब के लिए मर मिटता है। इतनी गंदी आदतें और गंदी सोच इस मुल्क के लोगों की है। जी सर, अब आज यहाँ पर हम खड़े हैं, जिस तरह आपने बताया, इस सोच के साथ हम खड़े हैं आज भी दुनिया में, जहाँ पे दुनिया जो है तो बहुत तरक्की कर ली है। सर, आखिरी सवाल यह है कि मॉब लिंचिंग, रेप और किसानों का आंदोलन, इस सारा माहौल और नौजवानों की बेरोज़गारी, फिर भी एक ऐसी खामोशी है जिसे तोड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना चाहिए था। डेमोक्रेसी में अपोजिशन बहुत अहम रोल अदा करता है, लेकिन अपोजिशन नज़र नहीं आता। क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि अपोजिशन ने मुल्क और मुल्क में रहने वालों लोगों की स्वतंत्रता, इसके बारे में अभी तक सोचा ही नहीं है। दूसरी बात ऐसी है कि आरएसएस और बीजेपी को सत्ता में अगर बने रहना है तो वो मजहबी झगड़े लगा देंगे, उसके बिना नहीं हो सकता। बिल्कुल वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे। ऐसा है कि इंसानियत अगर कुचल दी जाए तो ही सत्ता में भी बने रहेंगे। उनके नज़रियों में और उनके तरीके में कभी भी इंसानियत हमें प्रतीत नहीं होती, कभी प्रतीत नहीं हुई। अगर कोई कहता है उनके सोच में कोई बदलाव आएगा तो मुझे लगता है कि ये सपना होगा। और जब तक अगर विरोधी दल नहीं खड़ा हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलकर लोग इकट्ठा आएंगे। मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत में और दुनिया में कोरोना का डर पैदा करना ये उस मुल्क की सियासतों की चाल थी। ऐसा है कि इससे प्लेग से डेंजरस ये कोरोना नहीं है। क्रिएट किया गया, मतलब क्रिएट किया गया, उतना डेंजर नहीं है। लेकिन
अमेरिका में ट्रम्प, वहाँ के जो किनशिप स्ट्रगल था, वांशिक, ब्लैक और वाइट, ऐसा जो वहाँ किनशिप स्ट्रगल चल रहा था, उससे वे परेशान थे। नेतन्याहू इजराइल में परेशान था, फ्रांस मुल्क में वैसा ही माहौल था। ग्रेट ब्रिटेन में वो ब्रेग्जिट से बाहर जो निकले, एग्जिट हुए, तो वहाँ उस समय के प्रधानमंत्री के खिलाफ वहाँ के लोग थे। और हमारे भारत में हमारे मान्यवर बहुत प्यारे प्यारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में तो इतना असंतोष था, तो इन्होंने सभी इकट्ठा होकर का सोच लिया कि भाई लोग तो अब उठाव करेंगे, तो लोगों ने इकट्ठा नहीं आना चाहिए। सर, आपने वक्त दिया हमारे। उठाव नहीं करना चाहिए, तो क्या कहें, कोरोना है, मुंह पे पट्टी लगाओ, ये तानाशाही की निशानी है, कोई बात नहीं करनी चाहिए। और ऐसा है कि अपने जो शेतकरी है, काश्तकार है, ये सभी आगे चलकर, अब तो 9 महीने हो रहे उनको बैठकर, मुझे लगता है ये पूंजीवादी जो है, ये पूंजीवादियों को अपना मूल्य वे अर्पित करना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा तौर पर आगे चलकर 5-6 महीनों में अगर उठाव होगा, स्ट्रगल होगा, कोई बगावत होगी, तो मुझे लगता है जो रिजर्वेशन का बेल्ट था, उन्होंने पूरा रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया है। और वो तो अपने अस्तित्व और अस्मिता के लिए झगड़ने वाले लोग हैं। इंसानियत बरकरार रखे, ये सोच करने वाले लोग हैं। मुझे लगता है उनकी ओर से उठाव हो जाएगा, और जिनको भी इंसान की इंसानियत पर भरोसा है, वे सभी लोग उस उठाव के साथ जुड़े, तो मुझे लगता है ये मुल्क बच जाएगा। जी जी, आपने कहा था सर। एक आखिरी सवाल सर, हम इस शहर में बैठे हैं, औरंगाबाद शहर में, जहाँ पर जो है तो स्मार्ट सिटी का बहुत बड़ा काम चालू है, और आप देख रहे हैं यहाँ की सड़कें और यहाँ के हालात, तो स्मार्ट सिटी पर आप क्या सोचते हैं सर? ऐसा है, ये स्मार्ट सिटी ये बहुत भुलाने वाला सपना है कि भाई, मराठी में क्या कहते, गाजर दिखाना सपनों का, हाँ, तो ऐसा ये स्मार्ट सिटी का है। हालांकि इस चाहे केवल औरंगाबाद नहीं, पूरी मुल्क के जो पब्लिक लीडर है, जो विधायक है, जो सांसद है, जो नगर सेवक है, इन्होंने अगर ये सोच लिया कि भाई जिन लोगों के कल्याण के लिए हमें चुना गया है, ये ईमानदारी से अगर हम काम कर पाए, तो लोगों के जीवन में भी सुधार आएगा और लोकतंत्र की जड़ें तब से मजबूत हो पाएगी। लेकिन ये स्मार्ट सिटी का जो गाजर है, ये गाजर तो करीबन 20 साल चलते रहेगा, और उस पर राजनीति चलती रहेगी। जैसे कि औरंगाबाद शहर का नाम बदल देने की जो अक्सर चर्चा चलती रहती है, ये मुझे लगता है ना इनको संभाजी राजे से कोई लगाव है, छत्रपति शिवाजी महाराज से कोई लगाव है, या औरंगजेब के बारे में भी कोई सोच है। सियासत है, सिर्फ सियासत, केवल सियासत का ये रवैया है। और इतना ऐसा मुझे लगता है इतना प्रोस्टिट्यूट के जैसा जो रवैया है, कभी कभी घृणा आ जाती है इन लोगों से।
सर शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमारे लिए। सर ने कहा कि हमारे भारत मुख्तलिफ कौमें और मुख्तलिफ मज़हबों को मानने वाला मुल्क है। ये एक ऐसा गुलदस्ता है जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान ने एक बांध कर रखा है। सर ने कहा कि अभी वक्त है जब आवाज़ें उठेंगी, जो लोग इंसानियत को चाहते हैं, जो इंसानियत बचाना चाहते हैं, जो डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं, उनकी आवाज़ उठेंगी और वैसे लोग जुड़ेंगे और यकीनन आने वाला वक्त अच्छा होगा। दोस्तों, आओ ऐसा करते हैं, तुम भी कुछ कुरान समझ लो, हम भी गीता का अभ्यास करते हैं, आने वाले तूफानों से दोनों मिलकर लड़ते हैं। ऐसे ही किसी मेहमान के साथ अगले हफ्ते आपकी मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।